नमस्कार दोस्तों, आज अपने गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपनों ने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और जब मौर्य वंश की अपने जानकारी प्राप्त की थी उसमें इसी प्रकार से अपने साहित्यिक और पुरातात्विक सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपने सिंधु सभ्यता गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुप्त काल को जानने के लिए अपने को दो प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध हैं, साहित्यिक सामग्री और पुरातात्विक सामग्री। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य काल जब प्रारंभ हुआ तो मौर्य काल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने और बिंदुसार ने भारत को एक केंद्रीकृत स्थिति में पहुंचा दिया था। अर्थात भारत पूरा भारत एक केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत था, यानी केंद्र के अधीन था और एक केंद्र ही उसके ऊपर अपना राज्य स्थापित कर रखा था। ठीक है। इसी प्रकार से इसके बाद अशोक के बाद नए जो शासक आए मौर्य वंश के अंदर, वो पतन के अग्रसर हुए और वो पूरे ढंग से शासन नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे जब उनका पतन हुआ तो एक नया साम्राज्य उत्पन्न हुआ, गुप्त यानी गुप्त काल। और गुप्तों ने भी मौर्य साम्राज्य की तरह पूरे भारत को एक केंद्रीकृत शक्ति के रूप में बांध के रख दिया था। ठीक है। तो गुप्त काल को जानने के लिए हमारे पास है साहित्यिक सामग्री और पुरातात्विक सामग्री। साहित्यिक सामग्री वो है जिसमें विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्यों के माध्यम से गुप्त काल की जानकारी प्रदान की है। ठीक है। जैसे कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान समुद्रम, इस प्रकार के अनेक साहित्यों की रचना की। और इन साहित्यों के माध्यम से हमें जो है गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगर मैं बात करें विशाख दत्त की, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ लिखा और एक देवीचंद्र गुप्तम लिखा। इन्होंने इसमें जो देवीचंद्र गुप्तम है वो जो है रामगुप्त से संबंधित है। रामगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था, उससे संबंधित है। और ये दोनों ग्रंथ हैं जो वो गुप्त शासनकाल के बारे में भी बताते हैं। विष्णु शर्मा ने कहानियों के माध्यम से जो है गुप्त काल की जानकारी हमें प्रदान की है। असंग ने योगाचार यानी योगा से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की, इसमें जो है गुप्त काल की जानकारी प्रदान की है। वात्स्यायन ने कामसूत्र के माध्यम से प्रदान की है। फाहियान, इत्सिंग और हैंसान, ये तीनों चीनी यात्री थे। फाहियान जो है वो गुप्त काल में आया था, चीनी यात्री था, भारत की उसने यात्रा की, अलग अलग जगह उन्होंने यात्रा की और गुप्त काल की फोकोपी नामक ग्रंथ में जो है जानकारी उपलब्ध करवाई। इत्सिंग जो था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आया था और उसने काउसेन चुआल में जो है गुप्त काल और जो है हर्षवर्धन काल की, वर्धन काल की जो जानकारियां हैं वो प्रदान की हैं काउसेन चुआल के माध्यम से। आगे बात करें, भास भी जो है साहित्यकार हैं और उन्होंने स्वप्नवास दत्ता और चारु दत्ता दो ग्रंथों के माध्यम से हमें गुप्त काल की जानकारी प्रदान की है। भारतीय किरातार्जुनीयम, इन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से जो है वो गुप्त काल की जानकारी हमें प्रदान की है। इसके बाद बात करें वत्सभट्टी ने रावणवध लिखी और रावणवध के माध्यम से गुप्त काल की हमें जानकारी प्राप्त की है, प्रदान की है। और ये जो रावणवध है वो कुमार गुप्त से संबंधित है। वसुबंधु या सुबंधु ने वासव दत्ता, यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, भास की है स्वप्नवास दत्ता और वसुबंधु की है वासव दत्ता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हैंसान ने सीयू की, हैंसान हर्षवर्धन के काल में आया था। वराहमिहिर ने व्रत संहिता नामक ग्रंथ लिखा और व्रत संहिता के अंतर्गत उसने जो है गुप्त काल की जानकारी दी है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत के माध्यम से, यानी आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल में इन्होंने जो है वो गणितज्ञ, गुप्त काल के जो है गणितज्ञ थे ये, और गणित में उन्होंने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं और इसमें एक है सूर्य सिद्धांत। दंडी जो है ये मौर्य काल की जानकारी प्रदान करता है और गुप्त काल की जानकारी भी प्रदान करता है। इसमें 10 कुमार चरित्र, काव्यदर्श और अवंती पुत्र के माध्यम से गुप्त काल की जानकारी प्रदान की।
बात करें अपने पुरातात्विक सामग्री की, तो पुरातात्विक सामग्री में जो है वो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जो अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसी भी साम्राज्य के। जैसे मौर्य साम्राज्य में अशोक के अभिलेख थे, और यहाँ पर ये जो अभिलेख है वो गुप्त काल से संबंधित है। जो सबसे पहला है वो है प्रयाग प्रशस्ति, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसके जो रचयिता है वो है हरिसेन। ठीक है, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। 2 नंबर पे है मंदसौर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये वत्सवती द्वारा रचित है, और ये जो है कुमारगुप्त की जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। विल्सन अभिलेख जो है वो है यूपी में, और इसके जो रचयिता है वो है साव वीरसेन। साव वीरसेन जो है वो इन्होंने विल्सन अभिलेख की रचना की है, और ये जो है कुमारगुप्त से ही संबंधित है। इसमें विल्सन अभिलेख में गुप्त वंशावली का हमें गुप्त वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है, यानी गुप्त वंशावली जितनी भी है वो खाली विल्सन अभिलेख में मिलती है। आगे है एरन, मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसके जो रचयिता है वो है धन्य विष्णु। ठीक है, और ये जो है भानुगुप्त से संबंधित है। विल्सन जो है वो गुप्त वंशावली के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एरन अभिलेख में पूछा जाता है कि ऐसा वह कौन सा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम हमें जो है सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो है एरन अभिलेख है उसमें हमें सर्वप्रथम सती प्रथा के जो है उदाहरण हमें या सती प्रथा के जो साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं, भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक के समय सती प्रथा प्रचलित थी, तो ये था भानुगुप्त। ठीक है, 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज। तो गोपराज जो है वो युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, और उसकी पत्नी ने 510 ईस्वी में सती उसके पीछे सती हुई थी, तो यहीं से सती प्रथा का प्रारंभ माना जाता है। ये सर्वप्रथम उदाहरण है सती प्रथा का। तो ये था अपना साहित्यिक और पुरातात्विक सामग्री। अब अपने जो बात करेंगे वो प्रशासन की बात है। अब बात करते हैं प्रशासन में। प्रशासन, गुप्त प्रशासन जो है उसमें सबसे पहले जो था वो था राज्य। सबसे पहले था राज्य। अच्छा, राज्य का जो शासक था वो था राजा। राज्य का जो शासक था वो था राज्य। अब जो राज्य है वो प्रांतों में विभाजित था। राज्य जो था वो प्रांतों में विभाजित था, और इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, और इसका जो शासक था, इसका जो मुखिया था वो था ऊपरी। मुखिया था हमारा ऊपरी। ठीक है, जो प्रांत थे वो विश्व में विभाजित थे। प्रांत जो थे वो विश्व में विभाजित थे, और इनका जो मुखिया था वो था विस्पति या विषयपति। ठीक है, और जो विष थे वो ग्रामों में विभाजित थे। विष जो थे वो ग्रामों में विभाजित थे, और ग्रामों का जो मुखिया था उसे मेहतर कहा जाता था। उसे मेहतर कहा जाता था। ग्राम जो है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन जो है वो सबसे छोटी इकाई थी किसकी? ग्रामों की। जो ग्राम है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब जो ये विष था इसके अंतर्गत 4 प्रकार के अधिकारी कार्य करते थे। जैसे श्रेष्ठी था नगर व्यापारी जो थे, नगर व्यापारियों का प्रधान। दूसरा था सार्थवाह, ये था व्यापारी
काफिले का प्रधान, व्यापारी काफिले का प्रधान। ठीक है, 1 नंबर पे था श्रेष्ठी, 2 नंबर पे था सातवाह, 3 नंबर था प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक ये तो जो था वो शिल्पियों का प्रधान था, शिल्पियों का प्रधान। 4 नंबर पे था प्रथम कायस्थ। 4 नंबर पे था हमारा प्रथम कायस्थ, ये लिपिकों का प्रधान था, लिपिकों का प्रधान। तो जो गुप्त काल का प्रशासन है वो इस प्रकार से विभाजित था। राज्य का मुख्य राजा था, राज्य प्रांतों में आगे विभाजित था जिसको भुक्ति कहा जाता था, और इसका जो मुख्य था वो था ऊपरी। फिर प्रांत जो थे वो विश्व में विभाजित थे, और इसका जो मुख्य था विश्वपति या विषयपति। अब विषयपति के अंतर्गत श्रेष्ठी, सातवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, ये 4 अधिकारी कार्य करते थे। विश्व जो थे वो ग्रामों में विभाजित थे, और इसलिए मुख्य आदेश को महत्तर कहा जाता था, और ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ अन्य अधिकारियों की प्रशासन के अंतर्गत ही। अधिकारी, जो पहला अधिकारी है वो है महाबलाधिकृत। ठीक है, ये मुख्य सेनापति था, मुख्य सेनापति। महाबलाधिकृत जो था वो मुख्य सेनापति था। 2 नंबर पे बात करें तो वो था महापेलुपति। ये था हस्ती सेना का प्रधान, यानी हाथियों की जो सेना थी उनका प्रधान था वो महापिलुपति था। ये जो पिलुपति वर्ड है ये हाथी से संबंधित है, ये जो है हाथी से संबंधित है। नंबर 3 की बात करें, तो तीसरा था अश्व, भट्टा अश्वपति, भट्टा अश्वपति। तो बीच में हमारे पास अश्व शब्द आ गया, तो इसका मतलब वही है, अश्व सेना का प्रधान था, और अश्व अपने घोड़े को कहते हैं, अश्व सेना का प्रधान। ठीक है, नंबर अपने 4 पे अगर अपनी बात करते हैं इसकी, तो ये था रण भंडारी। रण भंडारी, देखो रण का मतलब तो होता है जहां पर युद्ध हो, यानी वह स्थान जहां पर युद्ध किया जाए। भंडारी का मतलब ये होता है जो भंडार करके रखे। तो जो युद्ध होता था तो एक तो हमें तो सेना को क्या है, रसद की आवश्यकता पड़ती थी, और दूसरा अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती थी। तो इन दोनों की जो व्यवस्था करता था, व्यवस्था करने वाला अधिकारी, व्यवस्था करने वाला अधिकारी, यानी रसद और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करने वाला अधिकारी क्या था, रण भंडारी। 5 नंबर बात करें तो महाअक्सपटलिक था। ये भू अभिलेखों को संरक्षित करने वाला अधिकारी था, संरक्षित करने वाला अधिकारी था। ठीक है, तो इस प्रकार से महाबलाधिकृत मुख्य सेनापति, महापिलुपति जो था वो हस्ती सेना का प्रधान था, भट्टा अश्वपति जो था अश्व सेना का प्रधान था, और जो है अपना अश्वपति जो है वो अश्व सेना का प्रधान था। रण भंडारी जो है वो
अस्त्र शस्त्र और रसद की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। कब? युद्ध के समय। महाअक्षपटलिक वो अभिलेख यानी जो जितनी भी जानकारियां थी, जितने भी कार्य कार्यवाही जो थी, वो जो अभिलेख बनते थे उनकी सभी को व्यवस्था करने या उनको सूचित करने वाला अधिकारी जो था वो महाअक्षपटलिक था। अब हम बात करते हैं गुप्त काल में न्याय व्यवस्था की। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था थी उसमें 4 प्रकार के न्यायालयों का हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो न्यायालय था वो था राजा का न्यायालय, राजा का न्यायालय। ठीक है, तो राजा का जो न्यायालय था उसके अंतर्गत दंडनायक, महादंडनायक, और सर्वदंडनायक, ये 3 प्रकार के न्यायाधीश होते थे। दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक, ये 3 प्रकार के न्यायाधीश थे। जो राजा था वो पुरोहित की सलाह भी लेता था, पुरोहित की सलाह भी लेता था। और जो अंतिम निर्णय था, अंतिम निर्णय जो था वो राजा का था। अंतिम निर्णय हमारा राजा का होता था, इसका जो है वो राजा का होता था। और जो फाहियान है उसने ये लिखा है कि गुप्त काल में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। इसकी जो पुष्टि है वो शूद्रक की, इसकी जो पुष्टि है वो शूद्रक की मत्स्यकटिकम से होती है, मत्स्यकटिकम नामक साहित्य से होती है। इसमें ये लिखा गया है कि जो चारुदत्त था वो हत्यारा था, चारुदत्त हत्यारा था, लेकिन इस चारुदत्त को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। तो सूत्रक में ये लिखा गया है कि चारुदत्त हत्यारा था लेकिन उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया। और इसलिए फाहियान ने भी ये लिखा है कि गुप्त काल में मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। और सूत्रक का जो मत्स्यकटिकम है वो इस बात की पुष्टि करता है। तो ये था हमारा राज्य का न्यायालय। आगे बात करते हैं अन्य न्यायालयों की। अन्य जो न्यायालय थे, दूसरा था जो वो था पूग न्यायालय। पूग न्यायालय, पूग का मतलब नगर से है, पूग का जो मतलब है वो नगर से है। तो नगरीय समितियों का जो न्यायालय था वो था पूग न्यायालय। ठीक है, 3 नंबर में बात करें, 3 नंबर में था श्रेणी न्यायालय। श्रेणी जो न्यायालय है वो व्यवसाय से संबंधित था। श्रेणी न्यायालय जो है व्यवसाय से संबंधित था, यानी व्यवसाय के अलग अलग श्रेणी थी, जैसे शिल्पकार थे, ठीक है, और अन्य जो श्रेणियां थी व्यवसाय की, उनसे संबंधित जो न्यायालय थे वो श्रेणी न्यायालय कहलाते थे। 4 नंबर पे जो है वो है कुल न्यायालय। ये जो है वो थे पारिवारिक न्यायालय। 4 नंबर पे जो थे वो थे पारिवारिक न्यायालय। ठीक है, तो राजा का न्यायालय, पूग न्यायालय, श्रेणी न्यायालय और कुल न्यायालय, ये थी गुप्त काल की न्याय व्यवस्था। अब अपनी बात करते हैं धार्मिक जीवन पर। अब अपनी बात करेंगे इसी धार्मिक जीवन पर।
धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में जो है, जो गुप्त थे, गुप्त शासक जो थे, ठीक है, वो या तो भागवत या वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त शासक भागवत या वैष्णव धर्म को मानते थे। तो इस समय भागवत या वैष्णव धर्म प्रचलित था। ठीक है, इस समय जो है वो शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियां प्रचलित थी। शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियां प्रचलित थी, यानी अर्धनारीश्वर की मूर्तियां प्रचलित थी। अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर की जो मूर्तियां थी वह इस समय प्रचलित थी। आगे बात करें तो इस समय जो है त्रिदेव अवधारणा भी, त्रिदेव अवधारणा भी इसमें प्रचलित थी। ठीक है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव थे, इनकी अवधारणा भी प्रचलित थी। और यहाँ पर अवतारवाद की अवधारणा भी प्रचलित थी। अवतारवाद की अवधारणा भी प्रचलित थी। ठीक है, तो ये था इसका धार्मिक जीवन। अब क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं वो गुप्त काल से संबंधित मंदिरों पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो अपने मंदिरों की बात करेंगे। गुप्त काल के मंदिर, गुप्त काल के जो मंदिर हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला मंदिर है विष्णु मंदिर, जो है वो अपना पड़ता है एरन एमपी में। एरन एमपी में विष्णु जो मंदिर है वो काल से संबंधित, वो एरन एमपी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अपना पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर, ठीक है, पार्वती मंदिर जो है वो अपना जो है वो पन्ना एमपी में है, पन्ना एमपी। तीसरा जो अपना मंदिर है वो है महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, ये सताना एमपी में है, सताना। और महादेव मंदिर तीनों ही मध्य प्रदेश में है, एरन, पन्ना और सताना के अंतर्गत। ठीक है, अब जो मंदिर है वो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है। 4 नंबर पे जो मंदिर है वो है दशावतार मंदिर। विष्णु जी का मंदिर है ये दशावतार मंदिर, और ये जो है देवगढ़, झांसी, यूपी के अंदर स्थित है। ठीक है, अब इसकी खास बात यह है, देखिए इसमें जो विष्णु जी है ना, विष्णु जी शेष सैया यानी शेष नाग की सैया बनाकर शेष सैया पर लेटे हुए हैं, और उनकी जो पत्नी है, पत्नी कौन, लक्ष्मी जी, पत्नी लक्ष्मी जी है, वो उनके पांव दबा रही है, पांव दबा रही है। ठीक है, और पत्नी है उनकी लक्ष्मी जी, वो उनके पांव दबा रही है, और उनकी नाभि से जो है, उनकी नाभि से जो है वो कमल का फूल निकल रहा है। ठीक है, और इस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान। ठीक है, तो दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़, झांसी, यूपी के अंदर है, और इस पर विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। ठीक है, और इनकी जो नाभि है उसे कमल का फूल निकल रहा है, और ब्रह्मा जी उसके ऊपर विराजमान है।
तो ये दशावतार मंदिर की जो है विशेषता है। एक और विशेषता है इसकी कि ये जो है दशावतार मंदिर है वो सब गुप्त काल का शिखर मंदिर है। गुप्त काल का जो है वो शिखर मंदिर है, दशावतार मंदिर है अपना। तो इस प्रकार से विष्णु, पार्वती, महादेव और दशावतार मंदिर है। अन्य अगला जो मंदिर है, नेक्स्ट अपना मंदिर करते हैं लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट जो है 5 नंबर पर वो है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो है वो अपना भीतरी गांव ये कानपुर में है, कानपुर यूपी में पड़ता है। ये लक्ष्मण मंदिर जो है वो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, भीतरी गांव में पड़ता है। एक जो लक्ष्मण मंदिर है वो भी यूपी में ही है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये भी यूपी में ही है। अब इसकी जो खास बात है वो क्या है, ये गुप्तकालीन जो है सर्वप्रथम ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो ये प्रथम मंदिर है, ठीक है। इसके बाद में जो है 6 नंबर पे वराह मंदिर, वराह अवतार मंदिर। वराह अवतार जो है वो विष्णु जी का था, ये विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। और ये जो वराह अवतार मंदिर जो है वो ऐहोल कर्नाटक में पड़ता है, ऐहोल कर्नाटक, ठीक है। वराह अवतार मंदिर जो है विष्णु जी का मंदिर है और ये जो है कर्नाटक के अंदर पड़ता है। अगला जो मंदिर है वो है दुर्गा मंदिर। अगला जो मंदिर है वो है दुर्गा मंदिर, ठीक है। ये जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 9 नंबर पे जो मंदिर है वो है शिव मंदिर। ये है घूमरा में, एमपी के अंदर है जो है वो है शिव मंदिर। तो ये जो मंदिर थे वो गुप्त काल से संबंधित मंदिर थे। ज्यादातर दशावतार मंदिर का हमें इसमें पूछा जाता है, या लक्ष्मण मंदिर के बारे में पूछा जाता है, भीतरी गांव हो या तो शिवपुर मंदिर है उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें जो मंदिर है, ये मंदिरों के बारे में जो क्वेश्चन है वो दशावतार मंदिर या घुमरा और ये जो शिवपुर लक्ष्मण मंदिर है उसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। अब अपने इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जो स्मृति साहित्य है जिनकी बात हमने वैदिक सभ्यता में की थी, स्मृति साहित्य जो है इनकी रचना गुप्त काल में हुई थी। मतलब स्मृति साहित्य अधिकांशतः जो लिखे गए वो गुप्त काल में लिखे गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें प्रमुख जो चिकित्सक है वो कौन कौन थे, एक तो धन्वंतरी, ठीक है, एक थे वामभट्ट। इन्होंने क्या है निघंटु
हेतु नामक ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा जो पशु चिकित्सक थे, पशु चिकित्सक जो थे वो थे पाल काम्य। ठीक है, पाल काम्य ने हस्तायुर्वेद यानी हाथियों से संबंधित जो है वो वेद लिखा था और पाल काम्य जो थे वो पशु चिकित्सक थे। ज्योतिषी की बात करें, ज्योतिषी वो थे ब्रह्मगुप्त और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था गुप्त काल में। गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि जो थी उसे अग्रहार कहा जाता था और यही भूमि जो मौर्य काल में दी जाती थी ब्राह्मणों को, मौर्य काल में उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो इस प्रकार से अपने आज गुप्त काल की चर्चा की है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।